नमस्कार साथियों, आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि पिछली पार्ट में हमने देखा कि आखेटक जो थे शिकारी, वह शिकार करने से लेकर खाद्य पदार्थ तक कैसे पहुँचे थे। यानी कि पहले वो शिकार करके खाते थे, जड़ जो होता है, पेड़ों की जड़, फल, इनसे ये सब खा के रहते थे। ये सब पदार्थ जो है खा के रहते थे, यानी कि शिकार मूल रूप से वो लोग शिकार पर ही निर्भर थे। शिकार से कैसे कृषक बने, कैसे पशुपालक बने, कैसे व्यापारी बने, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज का जो हमारा पाठ है ये है आरंभिक नगर। ठीक है, आज का जो हमारा पाठ है इतिहास की जो ये पुस्तक है छठी क्लास की। ठीक है, इसमें तृतीय पाठ क्या है? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में है कि दो व्यक्ति है, दो बच्चे हैं, जसवाल और हरप्रीत नाम अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जायसवाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब देखिए, प्राचीन काल में जो है ना, अब गांव की तो शुरुआत हो गई थी। गांव के बारे में जैसे हम लोगों ने देखा कि इनाम गांव, ठीक है, उसी प्रकार से नगर भी होता होगा ना, कि नगर कैसा होता होगा। तो यही एक आरंभिक नगर, यानी कि पहले आज से लगभग 100 साल पहले, 200 साल पहले नगर कैसा होता था, 1000 साल पहले। अभी ना देखते हैं कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, एक से एक नगर महानगर सब है। लेकिन पहले के टाइम में कैसा नगर होता था, पहले के टाइम में जो नगर जो होता है, शहर कैसा होता होगा ठीक है, उसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है। हड़प्पा की कहानी है, चलिए पढ़ते, मजा आएगा। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। जैसा कि पहले हम लोग जानते हैं कि आज से लगभग 150 साल पहले जब इंजीनियर सब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने देखा कि एक खंडर पड़ा हुआ है। अब सही बात है, कोई देखेगा कि खंडर पड़ा हुआ है तो उसका ईंटा उखाड़ के अपना रेलवे लाइन में बिछा दिया। सोचा कि हमारा इतना पैसा बच जाएगा। तो ऐसा करके उन्होंने हड़प्पा का जो बहुत बड़ा-बड़ा भवन सब था, जो बहुत बड़ी-बड़ी 2-3 मंजिलें थी, भवन सब था, उस सबको तोड़ के खंडर बना दिया और वहाँ की ईंटें उखाड़ कर रेलवे लाइन में लगा दी। फिर क्या हुआ, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप की सबसे पुराने शहर में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह से सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। देखिए, अब पूछ देगा प्रश्न, ये आ सकता है कि इंजीनियरों को हड़प्पा नगर की पता कब चली? तो 150 साल पहले। ठीक है, इंजीनियरों को हड़प्पा नगर की पता कब चली? तो 150 साल पहले। लेकिन पुरातत्वविदों को कितने साल पहले पता चली? 80 साल पहले। ठीक है, 80 साल पहले पुरातत्वविदों को पता चली। ठीक है, और 150 साल पहले इंजीनियरों, यानी कि जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उसको 150 साल पहले पता हुआ था। लेकिन जब पुरातत्वविदों को पता चला कि ये तो भाई बहुत पुराना एक नगर है, ये तो बहुत आरंभिक नगर है, तब जो पुरातत्वविद थे उन पे रिसर्च किए तो पता चला ये तो 4700 वर्ष पुराना ये है नगर। कितने वर्ष पुराना है? तो 4700 वर्ष पुराना है। वही बता रहे हैं ना कि निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब देखिए कैसे निर्माण हुआ था, वो अब आप एक एक पॉइंट देखेंगे। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनवाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों से सुरक्षित रखना चाहिए, पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? सही वास्तविकता है ये। पुरानी चीज़ों को आप जितना सुरक्षित रहेंगे, उतना आपकी जो संस्कृति है, जो आपका प्राचीन का जो इतिहास है, वो बचा रहेगा, जो कि अगले पीढ़ी को आप बता सकेंगे कि ऐसा हमारा प्राचीन इतिहास था, ऐसा हमारा प्राचीन भारत था। कैसे बताएँगे? जब तक उसे हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो कैसे प्राचीन को हम अनुसरण करेंगे? इस नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था।
प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ठीक है, दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पक्की ईंटें की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। अब देखिए पहले क्या होता था, यहाँ के जो पुरातत्वविद थे वो इस हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था उसको दो भाग में डिवाइड किया। पहला भाग जो था, पहले भाग को जो ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक है, उसको नगर दुर्ग कहा और जो नीचे वाला भाग था उसको निचला नगर कहा। ठीक है, उसको क्या कहा, निचला नगर। अब पूछ देगा ऊपर वाले भाग को क्या कहा, तो नगर दुर्ग। नगर दुर्ग किसको कहा, जो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था, जो पश्चिमी वाला भाग था वो छोटा था तो उसको क्या कहा, नगर दुर्ग कहा, जो कि ऊपर में था। ठीक है, अब पूर्वी भाग जो नीचे था उसको निचला नगर कहा। ठीक है, नगर दुर्ग किसको कहा, ऊपरी भाग को, जो कि पश्चिमी भाग में पड़ता है। ठीक है, और निचली भाग जो पूर्वी में पड़ता है उसे क्या कहा, निचला नगर। आगे देखते हैं, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते हैं। अब देखिए यहाँ जो है आपको मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पे मिल जाएगा। सिंधु नदी के आसपास जो है आपको ये मोहनजोदड़ो दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो अवस्थित है। यानी कि हमारे भारत का जो है ना पंजाब, जो पहले पंजाब था जो कि अभी पाकिस्तान में अवस्थित है, वहाँ पे था पहले मोहनजोदड़ो। ठीक है, वहीं पे मोहनजोदड़ो था। तो मोहनजोदड़ो में एक खास प्रकार की तालाब मिली थी जिसे हम आज स्विमिंग पूल कहते हैं। पहले के टाइम में ही स्विमिंग पूल था, आज के टाइम में तो ये नवीनीकरण हुआ है। स्विमिंग पूल बहुत प्राचीन से चला हुआ। देखिए वो स्विमिंग पूल कैसे था उसका अभी चित्र हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार का स्विमिंग पूल था। इसमें क्या है कि दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, ठीक है, और चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए। क्यों बनाए गए, क्योंकि लोग जब स्नान कर लेंगे तो कपड़े बदलना भी है ना, इसलिए चारों तरफ जो है कपड़े बदलने के लिए घर बनाए थे। और इसके ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाते थे। क्यों चढ़ाते थे, क्योंकि इसका रिसाव रोकने के लिए। ठीक है, यही है स्विमिंग पूल। प्राचीन काल में इसे ही महास्नानागार कहा गया, जो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। महास्नानागार हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। ये प्रश्न आ सकता है, महास्नानागार हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, कालीबंगा और लोथल, जहाँ पे जो है इस तालाब में सभी लोग नहीं स्नान करते, जो विशिष्ट लोग होते थे, जो अतिथि होते थे, उसी को स्नान करने का अवसर प्राप्त होता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कालीबंगा और लोथल, देखिए लोथल जो है आपको गुजरात में मिल जाएगा और कालीबंगा जो है, कालीबंगा यहाँ पे है अवस्थित, जो कि अभी मेरे ख्याल से पंजाब में है। कालीबंगा यहाँ पे अवस्थित है, ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हो गया कालीबंगा। और लोथल जो है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से क्या मिला, इधर आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ से मिलेंगे, तो कालीबंगा और लोथल से। और उसके बाद बता रहे हैं कि यज्ञ किए जाते होंगे। अग्निकुंड जो है, अग्निकुंड इसलिए मिले हैं कि अग्निकुंड में प्रायः शायद यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिले हैं, भंडार गृह। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिले हैं, भंडार गृह। भंडार गृह कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। ये प्रश्न आ सकता है कि भंडार गृह कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। याद हो गया होगा कहाँ से मिले हैं भंडार गृह, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ठीक है, अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल। महास्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। ये सब जो है आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्नानागार दिख रहा होगा यहाँ पे। अब भवन, नाले और सड़कें। अब देखिए उस टाइम में जो नगर था, तो नगर ऐसे तो सामान्य नगर नहीं होगा। अब जब प्राचीन काल का नगर है तो उसमें जरूर कुछ गांव से तो अलग विशेषता होगी ही। तो देखिए एक स्विमिंग पूल मिल गया विशेषता में, अग्निकुंड मिल गया, और क्या मिला, भंडार गृह मिल गया। अब देखिए भवन और नाले के बारे में बात की जा रही है। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है,
कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां को सड़कों की नालियां से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब देखिए वहां पे जो है पहले उस नगर में क्या होता था कि नाला जो बनाया जाता था, जैसे आज देखते हैं ना, तो नाले के ऊपर कहीं कहीं पे मेन होल दिया जाता है। मेन होल इसलिए दिया जाता है कि जब नाला में गंदगी जमा हो जाए तो उसको खोलकर वहां से हम नाला को साफ कर सके। और नाला को जो है थोड़ा ढलान के तौर पे बनाया गया था, पहले के टाइम से ही बना, ये परंपरा चली आ रही है, आज हम लोग इसका अनुसरण करते हैं। तो ढलान इसलिए बनाया जाता था कि पानी जो है आसानी से बह सके। और स्नानागार होता था, कुएं होते थे लोगों के घर में। सभी लोगों के घर में स्नानघर होता था, लेकिन कुएं किसी किसी लोगों के घर में हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन ये सब जो काम होता था ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से होता था, यानी कि पूरे प्लानिंग के साथ होता था। ऐसा नहीं कि कहीं पे के कुछ कर दिए, पूरे प्लानिंग के साथ देख कर कहाँ पे कैसे करना है, नहीं करना है, कोई गलत तो ना हो जाएगा। पूरे योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाया जाता, उसके बाद कार्य प्रारंभ किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यही है नाला, ये जो आपको दिख रहा होगा यही एक नाला है। ठीक है ना, नाला दिख रहा है। अब देखिए नगरीय जीवन, नगर का जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होंगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। ठीक है, जो बच नहीं पाई है। यहाँ पे जो है इस नगर में क्या होते थे, मुहर, जो लिपिक होते हैं, लिपिक होते थे। लिपिक किसे कहते हैं, जो लेखा जोखा रखता है ना, मुहर बनाता था, कहीं पे और कुछ डिजाइन करता होगा, चित्र बनाता होगा, कुछ अन्य चीज भी लिखता होगा। लेकिन सब कुछ तो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, मुहर वगैरह उपलब्ध हुआ है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसमें और कुछ खास है नहीं। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। अब शिल्पकार जो होता है वो स्त्री पुरुष दोनों रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अब देखिए वहां का जो राजा होता था हड़प्पा नगर का, वहाँ का राजा लोगों को दूर दूर भेजते थे, यानी कि कहीं कहीं घूमने के लिए भेजते थे। जाओ किसी दूसरे देश जाओ, वहाँ का सभ्यता देखो, वहाँ की संस्कृति देखो, वहाँ का जो कल्चर है उसको देखो, और देख सुनकर कुछ अच्छी चीजें लाओ और यहाँ से भी कुछ लेके जाओ। तो राजा जो है दूर दूर से लोगों को भेजते थे, दूर दूर तक। किसी को भेज दिया यूनान, भेज दिया किसी को, ईरान भेज दिया किसी को, कहीं और भेज दिया। ऐसे करके लोग जब वहां से आते थे तो बहुमूल्य पत्थर लाते थे, सोना लाते थे, चांदी लाते थे, हीरे लाते थे। ठीक है, और किस्से कहानियां भी, वहाँ का जो कल्चर संस्कृति है उसको भी लेके आते थे। अपना यात्रा वृतांत जो है वो भी अपने बच्चों को, राजाओं को सुनाया करते थे। बच्चों, परिवारों और जो राजा होते थे उस नगर का उसको भी सुनाया करते थे। ठीक है, ये देखिए ये होता है मोहर। ये हो गया हड़प्पा सभ्यता के, ये जो दिख रहा है ये हो गया मोहर। आज तक पता नहीं चला ये किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और ये हो गया खिलौना, ये जो आपको दिख रहा है ये खिलौना है। ठीक है, आगे देखते हैं नगर और नई शिल्प। अब देखिए उस नगर में जो है, नगर का तो निर्माण है, अब शिल्प क्या आता है वहां पे। शिल्प मतलब होता है कला। ठीक है, कला वहां पे क्या थी। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे, गहने और बर्तन। सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे, गहने और बर्तन। लेकिन अ, कांसे, तांबे से क्या बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन। तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे, औजार, हथियार, गहने और बर्तन। सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे, गहने और बर्तन। अब पूछ देगा क्या कांसे से गहने बनाए जाते थे, तो हाँ बनाए जाते थे। सोने से गहने बनाए जाते थे, हाँ बनाए जाते थे। चांदी से बर्तन बनाए जाते थे, हाँ बनाए जाते थे। ये प्रश्न आपको हमेशा माइंड में रखना है, सीटेट में ये कभी कभी आ जाता है, पूछ देता है। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ये आपको मन के हैं, ये क्या है, मन का है, और ये जो है ये बाट है।
पत्थर की बाट देखो, जितने ध्यान से ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये बाट है, ठीक है, इसे बाट कहते हैं। कितने ध्यान और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इनके चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं देखिए, ये जो है ये एक बाट है, ठीक है। ये बाट जो है किस पत्थर से बनाया जाता है? ये बाट जो है चर्ट पत्थर से बनाता है। ये जो व्हाइट कलर का आपको बाट दिखता है ना, ये चर्ट पत्थर से बनाया जाता है। ये बनाते थे, शायद बहुमूल्य कोई पदार्थ होता होगा, सोना चांदी, उसको तौलने के लिए ये बाट बनाते थे। ये जो है ये मनका है। मनका जो है किस पत्थर से बनता है? कार्नियल पत्थर से, ठीक है। मनका किस पत्थर से बनता है? कार्नियल पत्थर से, ये याद रखना है। मनका किस पत्थर से बनता है? तो कार्नियल पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो, अब ये देखिए, यहाँ पे जो है आपको लाल मिट्टी का बर्तन भी दिखेगा, आगे दिख जाएगा, आगे पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। अब देखिए आगे कुछ बता रहे हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब मेहरगढ़ की यहाँ पे बात की जा रही है। संभवतः कितने साल पहले? 7000 साल पहले कपास की खेती कहाँ पे हुई थी? मेहरगढ़ में खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चपके हुए मिले हैं, ठीक है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने हजार साल पहले? तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी, ठीक है। कितने हजार साल पहले? तो 7000 साल पहले, ये याद रखना है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? कपड़े के टुकड़े मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन मिले हैं, और तांबे से, जो तांबा होता है, तांबे में चिपके हुए कुछ कपड़े मिले हैं, और वहाँ पे फेन से बनी तकलियां सूत कताई भी मिले। और ये जो मूर्ति आपको दिख रहा है, ये भी कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से ही मिला है, ठीक है। ये याद रखना है। मेहरगढ़ पूछ देगा, चांदी का एक फूलदान का ढक्कन कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बता रहे हैं कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, ठीक है। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। अब देखिए, मूर्तिकार उसी को हम बोलेंगे ना, जिसके पास एक खास कला हो, जिसे डिजाइनिंग वगैरह आता हो, कोई बढ़िया सा कला करता हो, चित्रित करता हो, उसी को हम मूर्तिकार कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको ये मूर्ति दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे कला दिख रहा है, देखिए कितनी अच्छी से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें देखिए डिजाइन जो है, इसका दाढ़ी देखिए कितना अच्छा से बनाया गया इस व्यक्ति का। इसका देखिए यहाँ पे मुख का डिजाइन कितना अच्छा से किया गया, यानी कि पहले के टाइम से ही हमारे भारत में सभ्यता संस्कृति बहुत प्राचीन से है, ठीक है। ये बहुत प्राचीन से हमारे भारत में है। तो इस प्रकार से जो डिजाइन किया करते थे, उसे हम क्या कहते थे? विशेषज्ञ मूर्तिकार कहते थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। इनमें से यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं हैं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेयंस, पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन की चूड़ियां वाले और बर्तन छोटे बनाए जाते थे। फेयंस जो बनता था, फेयंस कैसे बनता था? फेयंस बनाने के लिए गोंद और स्फटिक को मिलाकर, गोंद बालू या फिर स्फटिक मिलाकर फेयंस बनता है, ठीक है। इससे भी मनका वगैरह तैयार किया जाता था। कच्चे माल की खोज। अब देखिए, कच्चा माल क्या होता है? जिससे हम कुछ पक्का माल बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कॉटन मिला, कॉटन से वस्त्र बना है, तो कॉटन क्या है? कच्चा माल है। उससे जो बना है वस्त्र, ये पक्का माल हो गया। तो कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है।
हड़प्पा में लोगों की कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। किस किस का दूर दूर से आयात करते थे? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इन बहुमूल्य पदार्थों का दूर दूर से आयात करते थे। ये वहां पे नहीं मिलता था, इसलिए दूर देशों से इसको मंगवाते थे। किस किस को? तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को। अब देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबा का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। अब देखिए, तांबा का आयात दो जगह से होता था हड़प्पा सभ्यता में। पूछ सकता है कि तांबा के आयात किन दो स्थानों से होता था हड़प्पा सभ्यता में? दे देगा राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान, गुजरात और ओमान। तो किस किस में टिक लगाएंगे? तो राजस्थान और ओमान। पश्चिमी एशियाई देश ओमान और हमारे भारत का जो राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान और ओमान से किसका आयात होता था? तांबे का आयात होता था। दो स्थान से तांबे का आयात होता था। कहां कहां से? राजस्थान और ओमान से तांबे का आयात होता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब तांबा में जो है कांसा बनाने के लिए टीन वहां पे बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो टीन का आयात कहां से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। टीन का आयात कहां से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से। अब देखिए, कर्नाटक जो है सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में कर्नाटक जो है बहुत प्रसिद्ध है सोने के लिए। तो कर्नाटक से किसका आयात करते थे? सोने का आयात कहां से करते थे? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहां से करते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। अब देखिए, तांबा का आयात कहां से करते थे? राजस्थान और ओमान से। हड़प्पा के लोग तांबा का आयात कहां से करते थे? राजस्थान और ओमान से। याद कर लीजिए इसको, हड़प्पा के लोग तांबा का आयात कहां से करते हैं? राजस्थान और ओमान से। टीन का आयात कहां से करते हैं? ईरान और अफगानिस्तान से। टीन का आयात कहां से करते हैं? ईरान और अफगानिस्तान से। सोना का आयात कहां से करते हैं? कर्नाटक। सोना का आयात कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहां से करते हैं? गुजरात, अफगानिस्तान, ईरान। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहां से करते हैं? गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, याद हो गया। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। अब देखिए, कुछ लोग वहां पे गांव में भी रहते थे। ठीक है। अब वहां पे गांव में जो लोग रहते थे वो हड़प्पा सभ्यता में जो शहर में लोग रहते थे ना, उसके लिए खाना पीना वगैरह, जो अनाज वगैरह है वो पहुंचाते थे। तो इसलिए कुछ लोग जो है गाँव में रहते थे। वो क्या करते थे? हड़प्पा में जो शहर में लोग रहते हैं उसको खाने का जो वस्तु होता है वो पहुंचाया करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी हड़प्पा काल के। हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा काल का जो हल था, यानी कि जिससे खेती वगैरह की जाती थी, वो हल तो नहीं मिला, लेकिन उससे उसी प्रकार का एक जो खिलौना होता है वो हम लोगों को मिल पाया है। ठीक है, तो ये देखिए, लकड़ी से बनाए जाते थे लेकिन हल के आकार के खिलौना मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उनसे फसलें की सिंचाई भी की जाती होगी। देखिए, ये जो हल है, पहले के पिछले हड़प्पा सभ्यता का हल तो नहीं मिल पाया, लेकिन हल ही के आकार में एक खिलौना मिला है जो कि आपको यहाँ पे दर्शाने के लिए चित्रित किया गया है। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, हड़प्पा के वहाँ जो लोग रहते थे वो दूर दूर तक चराने के लिए गाय, भेड़, बकरियों को ले जाते थे, जानवरों का शिकार भी किया करते थे। ठीक है, और शिकार भी किया करते थे। उसके बाद बता रहे हैं, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादीर खेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है
क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अब देखिए जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में सभी जगह को दो भागों में डिवाइड किया था, यानी कि हड़प्पा को मूल रूप से दो भागों में डिवाइड था। वहीं पे धौलावीरा का जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया था। धौलावीरा आज के गुजरात में मिलता है, ठीक है। गुजरात में क्या मिलता है? धौलावीरा। अब वहां पे बता रहे हैं कि गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा इस धौलावीरा बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी थे। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिली है, ठीक है। गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं, यानी कि वहाँ जो मुद्रांकन या कि मुहरबंदी किए गए हैं, ऐसे गीली मिट्टी डाल के उस पे मुहरबंदी करते थे जिससे उसका छाप रह जाता था। तो ऐसे भी वहाँ पे पदार्थ मिले हैं, मुद्रांकित पदार्थ मिले हैं, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबदने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं, ठीक है। यहाँ जो है संभवतः मन के बनाने का काम होता था और मन के बनाने के जो पदार्थ हैं वो भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। आगे बता रहे हैं मुद्रा यानी कि मुहर। देखिए ये जो दिख रहा है आपको इस साइड में मुहर का जो निशान है वो दिखा रहा है आपको। मुद्रांकन या मुहरबंदी, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों तथा थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। यदि टूटी हुई होती तो पता चल जाता कि इस सामान के साथ, इस वस्तु के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, वहां पे लोग कैसे रहते थे, किन चीजों की वहां पे आवश्यकता थी, ग्रामीण जीवन कैसा होता था, लोग क्या खाते थे, किन पशुओं को पालते थे। अब लेकिन सभ्यता का अंत भी हो जाता है ना, कोई भी चीज रहता है आरंभ होता है तो उसका अंत होता ही है। जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसका आरंभ होता है तो अंत होता है। जैसे मानव जीवन है तो मानव जीवन का जब आरंभ होता है तो अंत होता ही। कोई भी वस्तु जो है वो अस्थाई नहीं है, अंत ही आरंभ है। कहा जाता है ना अंत जो है वही एक आरंभ है। तो सभ्यता बना था, अब 4700 पहले हड़प्पा सभ्यता बनी थी, 3900 साल बाद ही उसका जो है अंत हो गया, यानी कि 800 साल ही वो सभ्यता चला, उसके बाद फिर अंत हो गया। लेकिन अचानक से इतनी बड़ी सभ्यता, इतना बड़ा नगर कैसे अंत हो सकता है? ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है ना, कि अचानक से ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये अंत कैसे हो सकती है? कोई बहुत बड़ा कारण हो गया होगा, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई होगी जिसके कारण इसको अंत करना पड़ा होगा, या लोगों के लिए वहां पे कोई विकट परिस्थिति आ गई होगी। अब क्यों अंत हो गया इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। अब देखिए उस टाइम में क्या हुआ कि लोग जो है अचानक से लोग नगर को छोड़ने लगे, लेखन कार्य छोड़ दिए, मुहर बाटा का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। अब दूर दूर से जो सोना चांदी लोहा सब मंगवाते थे उसका आयात भी कम हो गया। अब लोग वहां पे रहेंगे नहीं तो आयात कहाँ से करेंगे, ठीक है। लोग वहां को छोड़ दिए, नगर को छोड़कर चले गए। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। अब उस टाइम में क्या हुआ कि पता नहीं योजनाबद्ध तरीके से होता था। उस टाइम में क्या हुआ, लोग जो है नगर छोड़कर चले गए। जो सड़क होता है सड़क पर कचरों की ढेर लग गई। लोग अपनी झुग्गी उग्गी बना के, जैसे मुंबई में रहते हैं ना, झुग्गी बना के बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं मुंबई में जिनके पास वो एक मजबूरी है। हाँ, उस पे हालांकि टिप्पणी नहीं करना, लेकिन उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोग एक झुग्गी उग्गी बना के सड़कों पे रहा करते थे, ठीक है। यह सब क्यों हुआ, अब जानने की बात है भाई। अचानक से लोग उसको छोड़ देगा, इतना अच्छा शहर बना था हड़प्पा सब नगर, मतलब इतना बहुत बढ़िया डेवलप शहर था। उतनी बढ़िया तरीके से वहां पे स्विमिंग पूल था, महास्नानागार था मोहनजोदड़ो में। और ये छोटा मोटा शहर नहीं था, बहुत बड़ा शहर था। कहाँ वो देखिए सिंधु नदी तक फैला था, इधर कहाँ गुजरात से लेके सिंधु नदी तक फैला था। तो छोटा मोटा शहर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह सब हुआ क्यों, ये प्रसंग यहाँ पे आती है कि यह सब आखिर हुआ क्यों। कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी।
इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाके में बाढ़ आ गई, लेकिन इस कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों को सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है आधुनिक पाकिस्तान। अब देखिए उस टाइम में जो है नगर का अंत क्या हो गया, बहुत सारे कारण बताते हैं कि बाढ़ आ गया होगा, ठीक है, बाढ़ आ गया होगा, जंगल का विनाश हो गया होगा, या फिर कोई अन्य अन्य कारण देते हैं कि कोई आपातकालीन स्थिति आ गई होगी, नदियाँ सूख गई होगी। अब बाढ़ आ गया तो नदियाँ कैसे सूख सकती है? ये भी सोचने वाली बात है ना। बाढ़ आ गई यदि तो नदियाँ कैसे सूख सकती है? या फिर यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट की बात है वो ये है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, ये परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब देखिए आधुनिक पाकिस्तान जो कि आज के सिंध में पड़ता है, यानी कि पहले क्या जो है, ये जो उपमहाद्वीप है भारत का, वहाँ पे पड़ता था। अभी जो है भारत से विभाग होने के बाद ये अलग हो गया है। तो अब ये सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, ठीक है। अब जो है वहाँ पे जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया तो धीरे धीरे लोग जो है अपना स्थान परिवर्तन करने लगे, और लोग अपनी अपनी छोटी छोटी बस्तियां बनाकर इधर उधर रहने लगे। वही मैं बता रहे हैं कि सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। और उसके बाद 14 साल बाद जो है नए नए नगर का जब निर्माण हुआ, उसके बारे में हम लोग 5वें या फिर 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। वो मगध सब के बारे में बताएगा, या फिर नए नए और जो भी नया नया वहाँ पे आएगा उसके बारे में हम लोग अग्रिम पाठ में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न आता है, यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द है, ये देख लीजिए। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? अब पुरातत्वविद कैसे जाने कि भाई वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था? तो वहाँ पे रिसर्च किए होंगे, शोध किए होंगे, तब उनको मिला होगा। अब देखिए तांबा, सोना, टीन, बहुमूल्य पत्थर कहाँ कहाँ से होता था इसका आयात? कमेंट से बताइए। सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक। सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से। टीन का आयात कहाँ से होता था? टीन का आयात कहाँ से होता था? प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। टीन का आयात कहाँ से होता था? टीन का आयात कहाँ से होता था? ईरान या अफगानिस्तान? टीन का आयात कहाँ से होता था? ईरान या तो अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान में लगाना है। तांबा का आयात कहाँ से होता था? तांबा का आयात कहाँ से होता था? राजस्थान और ओमान। तांबा का आयात कहाँ से होता था? राजस्थान और ओमान। तांबा का आयात राजस्थान। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था? गुजरात, अफगानिस्तान, ईरान। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो पाठ है, आज की पाठ अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि इस पाठ में कोई शंका है, कोई संदेह है, तो अवश्य आप लोग प्रश्न करें। यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रगणों के पास अवश्य ही शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम पाठ में नए अध्याय के साथ। पुनः एक बार धन्यवाद।